हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 2 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस स्टडी करेंगे। फॉर एक्सेसिंग द वीडियोस ऑन डेली हिंदू एनालिसिस यू कैन सब्सक्राइब एट मनु लॉ क्लासेस इन यूट्यूब। सो आज के हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। COP26 में इंडिया ने कुछ नए स्टेप्स उठाए हैं, कुछ नए डिक्लेरेशंस लिए हैं और ऐसे डिक्लेरेशंस जो क्लाइमेट रिलेटेड होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द टॉपिक इज इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। सो इस टॉपिक को हम बहुत दिन से करते हुए जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ दैट व्हाट इज दिस नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन का मतलब होता है कि वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज एमिटेड इन द एटमॉस्फेयर, they all will be absorbed by carbon sink. Carbon sink means that anything which absorbs the carbon dioxide from atmosphere. तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन सिंक दो टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं। अगर हम नेचुरल कार्बन सिंक की बात करें तो फॉरेस्ट एंड ओशियंस आर द बेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड। एंड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन and rising global temperature, the capacity of both forest as well as ocean is reducing as a carbon sink, which is also one of the reason of rising global temperature. अब हम आते हैं COP26। ये COP26 क्या है? COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऐसा कन्वेंशन है which aims for reducing the greenhouse gases in the atmosphere and saving earth from destructive activities of the human which are causing pollution, threat to biodiversity and global rise of temperature. So इसकी जो 26th summit थी, it was held at Glasgow in Scotland which is the part of United Kingdom। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ये तीन चीज मिलके बनती है ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम इन तीन चीज में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड करते हैं देन इट बिकम्स द यूनाइटेड किंगडम। नाउ नेट जीरो एमिशन, इज इंडिया अ फर्स्ट कंट्री विच हैज कमिटेड टू नेट जीरो एमिशन? नो माय फ्रेंड, जापान, US, UK, European Union, other countries, France, they all have committed to net zero emissions. Even China, which is the second emitter in the world following US, has also committed to the net zero emission by 2060. बाकी लोगों का 2050 है। अब इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है? बिकॉज climate representatives from US, UK, they all visited India and they wanted some more commitments from India regarding climate change and they wanted India to commit a deadline for net zero emission. So all these talks were going on. So now under this background, our Prime Minister, who was on G20 visit in Rome, Italy, after that he reached Glasgow. So in Glasgow, the major announcements have taken place that India will become a net zero country by 2070. अच्छा, इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था जो 2015 में हुआ था। उसमें हर कंट्रीज को अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या NDC देना था। सो इंडिया का जो NDC था इट वाज लाइक reducing the emission intensity by 30 to 35% by 2030 based on 2005 level. Then 40% of the electricity will be generated from renewable energy and 2.5 to 3 billion gigatons of carbon sink. Now see, India has brought change into its NDC। ये बहुत ही important है, प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए, जो पहले 40% था कि हम 40% एनर्जी बनाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, उसको अब 50% कर दिया गया है। टारगेट ईयर उतना ही है 2030। देन इंडिया विल ऑल्सो reduce its emission intensity per unit of GDP by less than 45%। ओके, ये पहले 30 to 35% था, अब इसको 45% कर दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट न्यू कमिटमेंट दिया है इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में। पहले जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट था बाय 2030 इट वाज 100 गीगावाट। फ्रेंड्स फिर से ध्यान देना, अभी तक हम न्यूज़ में यही करते आए हैं कि बाय 2030 the renewable energy target of India was 100 gigawatt, but now it is 500 gigawatt. So a 50 gigawatt increase from its existing target.
sorry, it was not 100, it was 450 gigawatt, 450 gigawatt by 2030. Now it has become 500 gigawatt. So हम न्यूज़ में करते आए हैं कि व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2030. सो इट वाज 450 गीगावाट. नाउ इट हैज चेंज टू 500 गीगावाट. Okay, now the next is that what is India's expectation from डेवलप्ड कंट्रीज. तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर, जिसको हम पेरिस रूल बुक भी कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे के पेज में. सो देयर वाज अ कमिटमेंट दैट $1 billion फंड विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड एनुअली टू द from the developed country to developing country for adaptation and mitigation. Now India's expectation is at least $1 trillion in climate finance to assist developing countries and most vulnerable countries. Now अब हम इस न्यूज़ की तरफ आते हैं. इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं हमारे भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हाईलाइट किया है, विच इज़ कॉल्ड एज इक्विटी एंड कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, जिसको कहते हैं CBDR-RC. इसको, ये क्लाइमेट जस्टिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है. इट इज़ द आउटकम ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल. हमने कल के न्यूज़ में Annex 1 एंड नॉन Annex 1 पार्टी किया था, जिसमें Annex 1 कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड करनी थी टू द डेवलपिंग कंट्रीज. ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन दिस CBDR-RC. देन व्हाट कैन बी द चेंज, how we are going to deal with it. So see, there are changes in cropping patterns, there are floods and greater need to make agriculture resilient to this shock. यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात क्यों उठाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? बिकॉज इन इंडिया अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो अगर एग्रीकल्चर में कुछ अगर चेंजेस आया, सो 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन सफर. ओके, देन नेक्स्ट इज the sustainable mode of living which is being practiced in certain traditional communities should be the part of curriculum. अब इंडिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ टारगेट करते हैं, विच आर जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन उज्ज्वला. दे नीड टू बी पॉपुलराइज्ड ग्लोबली. द रिलेटेड न्यूज इज साइन ऑफ ऑन पेरिस रूल बुक सेज बेसिक. तो ये बेसिक क्या है? हम ब्रिक्स पढ़ते आए हैं, इब्सा पढ़ते आए हैं. व्हाट इज बेसिक? सो बेसिक इज ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. नाउ आप अगर एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो दिस बेसिक ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ दिस डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट इज द मेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज? दैट इज फाइनेंस. फाइनेंस किसके लिए? फाइनेंस फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. नाउ दैट्स वाई दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक ग्रुप. Now what they want that developed countries should share more responsibility of reducing the carbon dioxide emission. अगर हम IPCC की बात करें, Intergovernmental Panel on Climate Change, it has given the target that there should be a deep emission cut of at least 45% by 2030 based on 2010 level. So the developing country wants that in this deep emission cut, developed countries should contribute more because they are one of the significant polluters since 1850. Now developing countries की बात करें तो they have already low per capita emission. Now the related news, United Nations says that country must act to save humanity. तो ये जो न्यूज़ है, हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल पढ़ा था by the United Nations Secretary General Antonio Guterres. Then when the G20 meet happened, where there was no clear-cut deadline given by the G20 countries on net zero emission, then he expressed his dismay that humanity must act very fast to save the earth. And now same thing he is saying that it's time to say enough, and world leaders now should move fast in mitigating the climate change impact. The next news is from the Supreme Court that इसका बैकग्राउंड क्या है कि वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पे एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया. अब उस डिसीजन के अगेंस्ट जब फाइल किया गया, सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे हैव प्लेस्ड प्रिवेंशन ओनली ऑन टॉक्सिक केमिकल्स लाइक बेरियम, ओनली दैट शुड नॉट बी यूज्ड. नाउ इंडिया यूके रोड मैप विच एम्स, इंडिया यूके रोड मैप है एक 2030,
which aims to elevate the relationship between India and Britain at comprehensive strategic partnership. दोनों प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड नरेंद्र मोदी जी के बीच में बात हुई थी. सो नाउ सी they are reviewing the progress in enhanced trade partnership and bilateral cooperation in green hydrogen, renewable energy, clean technologies, collaboration in international solar alliance and coalition for disaster resilient infrastructure. And right now UK India, they are discussing the free trade agreement or FTA. Now the next news from page number 8, Northeast Cultural Festival begins. So now who is celebrating this Northeast Cultural Festival? It is being celebrated by the National Museum. It is a 7-day cultural festival as a part of Azadi Ka Amrut Mahotsav, celebrating 75 weeks of celebration for 75 years. Now the theme is Destination Northeast, and it includes cultural performance, online lectures and tours of Northeast Gallery at the museum. सो मेजर स्वैप ऑफ डिप्लोमेटिक पोस्टिंग्स. नाउ इस न्यूज़ में जो सबसे सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है पवन कपूर. सो श्री पवन कपूर, हु वाज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एम्बेसडर, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ रशिया. इसको हम P5 पोस्टिंग भी कहते हैं. द नेक्स्ट न्यूज़ इज पैराशूट यूनिट प्रैक्टिसेस कम्बैट मैनूवर्स. अब हम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ की बात कर रहे हैं, वो भी ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है. एंड द 50th पैराशूट ब्रिगेड इज कंडक्टिंग एन एयरबॉर्न एक्सरसाइज एंड कम्बैट मैनूवर्स अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स इन रीजन. नाउ अगर हम इस ब्रिगेड का नाम जाने कि ये ब्रिगेड का नाम क्या है, तो दिस ब्रिगेड इज नोन एज शत्रुजीत ब्रिगेड. सो शत्रुजीत ब्रिगेड, इट इज़ द 50th पैराशूट ब्रिगेड विच इज कंडक्टिंग एन एयरबॉर्न एक्सरसाइज इन ईस्टर्न Ladakh. The next is Australia recognizes Covaxin. Please write me in the comment box that which of the company manufactures Covaxin. So the government of Australia has recognized Bharat Biotech's Covaxin. So the recognition comes from Therapeutic Goods Administration of the Department of Health, which will enable travelers fully vaccinated with Covaxin to travel to Australia. Now, why this announcement is very significant? एक तो Covaxin को WHO ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है. Okay. Only Covishield from India has got approval for emergency use by WHO, but Australia, which is giving a approval to Covaxin, is the first major economy to grant recognition to both Covishield and Covaxin, and it is going to help Indian students who may now return to Russia to continue with their studies. The next is Ganga mission in Guinness record. So National Mission for Clean Ganga, it had set a Guinness World Record on the first day of Ganga Utsav. So large number of people, they posted pictures on Facebook. So it is about that. And who is our minister? Jal Shakti minister is Gajendra Singh Shekhawat. Now हमने कल पढ़ा था इंडस डॉल्फिन के बारे में. ये रिवर डॉल्फिन होते हैं. अब हम आज पढ़ेंगे गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में. तो द जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, इट हैज़ रिलीज अ गाइड फॉर सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज ऑफ स्ट्रैंडेड गंगेज रिवर डॉल्फिन. एंड ये जो गाइडलाइन है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. ध्यान से देखना, नॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. नाउ it plans to the plan is based on the rescuing experience of 25 Gange river dolphins stranded in irrigation canal. Now some facts about the Gange river dolphin. Now what is the national aquatic animal of India? It is Gange river dolphin, not Indus river dolphin, Gange river dolphin. It is listed in under endangered category by IUCN Red List. It is protected under Indian Wildlife Protection Act 1972 Appendix 1, which provides very high level of protection. Then it is also the part of Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. इसको साइट्स कन्वेंशन भी कहते हैं कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, अगर उनके बॉडी पार्ट्स का अगर ट्रेड हो रहा है तो फिर उनका पोचिंग भी होगा, सो दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट. तो वो ऐसी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है. Now what is the problem faced by the Gangetic river dolphin? इनका जो population है वो 4000 है. And of what happens often that they accidentally enter canals
and they are unable to swim up against the gradient, means canal ka gradient, and hence they become vulnerable to people. Are they only found in India, only in Ganga? No, they are found in Ganga, Brahmaputra, Meghna and the Karnapuri Sangu river system of Nepal, India and Bangladesh. इसका नाम क्या है? Pitanista gangetic gandhicia, and it is a global priority to save them. Now इसके साथ साथ घाघरा रिवर की बात हुई है, prime habitat जहाँ of this, okay, where most of the rescued dolphins were released in the past few years. The next news is from foreign affairs is Pentagon rattled by China's military push. So now this is news analysis. You read it carefully, then you will understand the emerging dynamics between China and US relation and having its implication in the Indo-Pacific region. तो यहाँ पे it says that the China's growing military muscle and its drive to end American predominance in Asia Pacific is rattling the US defense establishment. So यहाँ पे है कि the pace at which China is moving is stunting. At stake is a potential shift in the global balance of power. जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि after Xi Jinping, president of China, has been appointed, China has become more assertive. Now जब हम ताइवान का इशू देखेंगे, so China sent the fighter jets into Taiwan Air Defense Identification Zone. Okay, so Taiwan already has a pact with United States. Okay, so United States has to come and help the Taiwan. So what is happening? Due to aggressive posturing of China, the US is posing a challenge to the United States, especially in the Asia Pacific region, and is complicating the US alliances in Asia. Now उसके बाद एक टेस्ट किया था चाइना ने अबाउट द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल. हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स आर दोज मिसाइल्स दैट दे ट्रैवल वेरी लो, दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रडार एंड दे कैन मेक अ हाफ एनसर्कलमेंट ऑफ अर्थ. ये एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं और उसके बाद पूरी हाफ सर्कल को कवर करके टारगेट को हिट करते हैं एंड दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रडार. Now UK vows action if France does not back फिशिंग रो. अब देखिए एक फिशिंग रो एमर्ज हो गया है किसके किसके बीच में? यूके और फ्रांस के बीच में. तो यहाँ पे चैनल्स की बात हुई है, चैनल आइलैंड्स ऑफ जर्सी एंड गुएर्सनी. तो यहाँ पे जो ब्रिटेन के कंट्रोल में जो ये दोनों चैनल हैं, दे हैव नॉट गिवन लाइसेंस फॉर फिशिंग टू फ्रेंच बोट. सो नाउ फ्रांस इज थ्रेटनिंग दैट इट विल डू द सेम विद द यूके बोट्स फ्रॉम अनलोडिंग देयर कैचेस एट फ्रेंच बोट्स. सो the issue is कि Brexit के बाद it was expected that UK will give license to France boats to fish in these areas, but they have not got the license. Now that's why France is threatening it. The next is Japan's PM Fumio Kishida calls victory after tough election. So the first important news is कि जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, he is Fumio Kishida. He has won the parliamentary majority and he has won the majority in national elections, and now he has vowed to take a lead, that Japan should take a lead role in Asia. So he is from the Liberal Democratic Party, and thus we have an editorial also about this, that what 3 different challenges he faces after being appointed as Prime Minister of Japan. The next is Tigray. यहाँ पे इथोपिया की बात चल रही है. सो इथोपियाज प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड ऑन सिटीजन्स टू रीडबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट द टिग्रे फोर्सेस. ये झगड़ा किस बात के लेके है? तो ये झगड़ा इस बात को लेके है कि टिग्रे पहले नेशनल गवर्नमेंट को डोमिनेट करते थे. फिर वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, अबी अहमद, who took office in 2018. So the dominance of Tigray was lost in national government, and then Tigray forces, they have launched a you can say ambush or a war on the civilian people because they want to control the power in Ethiopia. नाउ अगेन देखिए, हमें जो फ्रांस और यूके के बीच में पड़ा वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी चल रहा है इन पार्क स्ट्रेट, स्पेशली अराउंड कच्छटीवू आइलैंड. तो यहाँ पे जो पूरा इशू है इसको कहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग. बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब होता है कि मैकेनाइज्ड बोटिंग को यूज़ करना, और इट इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड दैट इरोज द सी बेड एंडेंजरिंग मरीन ऑर्गेनिजम्स. नाउ
boats from Indian fishermen from Tamil Nadu, they use bottom trawling and which harms the environment, and often they cross the international marine boundary line and they fish in Sri Lankan waters using the harmful bottom trawling fishing method. Now this has been a bone of contention between India and Sri Lanka. So Sri Lanka fisher leaders, they met Indian envoy in Sri Lanka. From economy, very good news again, that the country's manufacturing activity has expanded for the 4th month in a row in October, as reflected by IHS Market Purchasing Managers Index. So if you will see PMI, it rose to 55.9 from 53.7. Now अगर हम देखेंगे manufacturing jobs, they have recorded the strongest improvement in overall operating conditions since February. Okay. अब हम इसी से दो रिलेटेड न्यूज़ की तरफ जाते हैं जो रिकवरी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. पहले तो ये देखिए, इस न्यूज़ का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है क्लैट और एलेट के लिए, बट देखिए जो हमारा कोल क्राइसिस चल रहा था, सो नाउ द कोल इंडिया लिमिटेड आउटपुट हैज़ इंक्रीज बाय 6.4%, सप्लाई फॉर पावर जंप्स, क्योंकि सितंबर में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से माइनिंग इम्पैक्ट हुआ था और प्रोडक्शन नीचे चले गया था. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रोज 4.8% इन अक्टूबर. तो हम जानते ही हैं कि पावर कंजम्पशन इज़ द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिवाइवल. सो इंडियाज़ पावर कंजम्पशन हैज़ ग्रू बाय 4.8% इन अक्टूबर टू 114.37 बिलियन यूनिट्स, विच इंडिकेट्स अ गुड रिकवरी एमिड कोल शॉर्टेज. द नेक्स्ट इज कि हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो गुड एक्सपोर्ट हैज़ क्लाइम्ड 42%. इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है बट एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. इम्पोर्ट में अगर हम देखेंगे खास करके कोल और गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. आज के लिए जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, हम पहले उसकी तरफ चलते हैं. टाइम फॉर एक्शन G20. देन ये वाटर वाला आर्टिकल इज़ वेरी गुड, यू शुड रीड इट. Then this cryptocurrency, just two things are mentioned over here. We will discuss that. So overall, these 4 editorials are very important. Then this article is important to understand the background history of Kashmir since 1990 to present. So I do recommend reading this. So time for action, pehla editorial, the G20 meeting which took place at Rome in Italy. So see what are the major outcomes. तो पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं इस मीटिंग का कि ये मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था. बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू कोविड-19 पैंडमिक, क्लाइमेट चेंज एरा. देन अ मेजर टैक्स एग्रीमेंट वॉज साइंड, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम कहते हैं. एंड देन स्टेप्स वर टेकन टू रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. नाउ इसमें से अगर हम वैक्सीन की तरफ देखेंगे तो वैक्सीन में जो WHO का टारगेट है, इट टारगेट्स इनॉक्यूलेटिंग मीन्स गिविंग वैक्सीन to 40% or more of the global population against COVID-19 by 2021 and at least 70% by mid 2022. अब इसके लिए हमें वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाना पड़ेगा. तो इसके लिए जो कमिटमेंट है G20 लीडर का था, दे आर गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ वैक्सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज. इट विल ओनली सक्सीड एंड कोऑपरेशन विल हेल्प द वर्ल्ड ओवरकम द सप्लाई एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेन्स. फिर क्लाइमेट चेंज पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि $100 बिलियन अ ईयर टूवर्ड्स एडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज देने का रीकमिटमेंट हुआ है. देन अगर हम देखेंगे कि राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड सप्लाई चेन बॉटलनेक्स एक प्रॉब्लम रहा है. द नेक्स्ट इट डिस्कसेस अबाउट द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो G7 में पहले ही एग्री हुआ था 15%. Now the G20 leadership has agreed to slap multinationals with a minimum 15% tax to create a more stable and fairer international tax system. The next is a vote for stability. So a vote for stability में यहाँ पे जापान की बात हो रही है. तो हम जैसे ही पढ़े कि जापान में शिंजो एबे he stepped down in 2020. Then Mr. Suga was Japanese Prime Minister, he resigned, and then Fumio Kishida was appointed as the Prime Minister by Liberal Democratic Party. उसके बाद इलेक्शन हुआ. उस इलेक्शन में Liberal Democratic Party won 276 seats in 465 seat in House of Representatives. अब मिस्टर किशिदा के सामने चैलेंज क्या है? मिस्टर किशिदा के सामने अगर हम देखें तो इकोनॉमी एक चैलेंज है, सिक्योरिटी एक चैलेंज है और रिलेशंस विद चाइना एक बहुत बड़ा
चैलेंज है। तो अगर हम देखेंगे खास करके इसमें जो सिक्योरिटी चीज़ है, सो यह चाइना का जो असर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर द ताइवान इशू। देन नॉर्थ कोरिया विच इज़ गोइंग ऑन टेस्टिंग मिसाइल्स, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न। द नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ डीपनिंग वाटर क्राइसिस। कुछ फैक्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पिछले साल क्लैट में भी आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मर्जिंग विच टू मिनिस्ट्रीज। सो दीज आर मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया। क्यों बनाया गया? सो दैट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स कैन बी टेकन टू सॉल्व लूमिंग वाटर क्राइसिस। ठीक है, कि पहले क्या था कि अर्बन एरिया के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री थी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से मिनिस्ट्री थी, रूरल के ऊपर हमारा फोकस अलग से था। बट इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करके अर्बन को हमने इसको डिवाइड किया अर्बन में और रूरल में। अगर हम देखें कि हमारा जो वाटर है, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्यों बनाया? हमने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके लिए बनाया दैट वी कैन हैव अ इंटीग्रेटेड वाटर क्राइसिस सॉल्यूशन। हमने वाटर क्राइसिस को समझने के लिए अर्बन और रूरल सिर्फ दो ही बाइफर्केशंस किए हैं, विच अलाउज टू स्टडी द क्राइसिस इन अ बेटर पॉजिटिव वे। अब अगर हम देखें कि अगर 80-90% ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड 75% ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर, अर्बन एरिया में 50-60% ऑफ द वाटर सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर, रेस्ट फ्रॉम सरफेस वाटर लाइक रिवर्स एंड लेक्स। अब इसमें चेन्नई का एक एग्जाम्पल हुआ है कि चेन्नई में एक ऐसा टाइम आया था 2019 में जब वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया था। सो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, रेनफॉल वाज बिकॉज रेनफॉल हैपेंड 50% लेस देन द नॉर्मल, दिस वाज द मेजर रीज़न फॉर दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर। और अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सिस्टमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनक्रोचिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड पेविंग ओवर लेक्स एंड वेटलैंड्स, मतलब हम अपने वाटर बॉडीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं, वी आर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन। सो इससे क्या होता है कि जो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर है वो हो नहीं पाता। देन लैक ऑफ स्पेस फॉर वाटर टू परकोलेट अंडरग्राउंड, डेट ऑल्सो डिक्रीजेस। इसके साथ साथ ग्रीन कवर्स कम होते जा रहे हैं इन अर्बन एरिया में बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो वेन एवर देयर इज अ नॉर्मल रेनफॉल इट लीड्स टू स्टैग्नेशन और फ्लडिंग ऑफ वाटर एंड ड्राउट लाइक सिचुएशंस। ओके, सो टू सॉल्व दिस वी नीड अ सिनर्जी मिनिस्ट्री। तो इसीलिए हमने दो मिनिस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट किया। अब इस मिनिस्ट्री को, जल शक्ति को इंटीग्रेट करना होगा स्टेट मिनिस्ट्रीज़ के साथ और अर्बन डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ कि अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब में बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्रीज and 82% of Punjab's land area has seen a huge decline in groundwater level. Okay, so this has posed a great ecological threat in Punjab. Now, what is the way out? We should protect our resources. That is the one way out from this crisis. The next news is about the crypto conundrum. तो यहाँ पे crypto currency की बात हुई है। So crypto currency में यहाँ पे इंडिया में इस वक्त क्रिप्टो करेंसी को लेके उसकी जो स्पेकुलेशन है बहुत बढ़ गई है। दैट्स वाई इट्स रेट इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, विच इज़ कॉल्ड एज दैट दिस क्रिप्टो करेंसीज आर ओपन टू स्पेकुलेशंस। नाउ अगर हम गवर्नमेंट का अगर स्टैंड देखें, दे डोंट फेवर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। जैसे इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की तरफ गवर्नमेंट का फेवर नहीं है। द RBI इज कमिंग अप विद इट्स ओन डिजिटल करेंसी backed by RBI. So if you will see that cryptocurrencies they challenge the monopoly of government for issuing of notes. तो अगर हम देखेंगे कि अगर जो fiat currency होती है which is created by the government or the central bank, it allows central banks to have the control over the money supply and they can manage the aggregate demand in the economy. If the cryptocurrencies come, this monopoly will be gone. That's why countries like China and India, which are developing countries, they are not promoting private cryptocurrencies. So that's all for today. We will meet again with a daily Hindu analysis
Till then, have a nice day. Take care. Thank you.